Hello students, hope you all are doing great. सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। माय नेम इज दिव्य, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और इससे पहले कल आपकी जो ओरिएंटेशन क्लास चैनल पे अपलोड हुई थी उसमें साउंड का प्रॉब्लम था, साउंड नहीं आ रही थी। तो उसमें जो मेन बात कल हमने डिस्कस करी थी, आपका सारा सिलेबस था एचएसएससी सीटी का, जो हमने करना है वन बाय वन टॉपिक लेके। उसके बाद से उसमें हमने और क्या डिस्कस किया था कि आपकी जो क्लासेस है मंडे टू फ्राइडे चलेंगी टॉपिक्स लेके। हर हर रोज आपको एक टॉपिक मिलेगा और आपकी सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी। रिवीजन क्लास में हम एमसीक्यू बेस्ड आपकी क्लास रखेंगे, तो इसकी क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है या कौन सी यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अब आपकी एक दिन ऑफ रहेगा, उसके बाद से फिर मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी एंड देन आपका सैटरडे को फिर आपका रिवीजन क्लास चलेगा और देन संडे को फिर इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलेगा। अभी तक आपका सीईटी का जो प्री का जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। जब तक कुछ ही दिनों में होप्स होगी आपका रिजल्ट आने ही वाला है, तो उस तरीके से हम ये अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे। और अगर उसके बाद से भी एकदम से एग्जाम की जो डेट है वो नहीं आएगी, करीब करीब महीना अगर आपको मिलता है तो तब तक हम बिल्ड कर दो सारा का इंटायर सिलेबस। आपका सारा का सारा जो सिलेबस है हम कवर करेंगे और साथ में साथ रिवीजन भी करेंगे। और पैरेलली हमने क्या किया है कि आपके सिलेबस के अंदर हरियाणा इकोनॉमी का भी सेक्शन था, तो हरियाणा इकोनॉमी के सेक्शन जो क्लासेस है टॉपिक वाइज वो हमने अलग से चैनल पर शुरू कर दी है। तो हरियाणा इकोनॉमी के लिए आप जैसे एक क्लासेस चैनल पे अपलोड हो गई है, तो 2 या 3 वीक में देख लेंगे जैसा भी, तो हरियाणा इकोनॉमी का अलग से सिलेबस करा देंगे। और आपका जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो हम वन बाय वन करके टॉपिक से करेंगे। और आपने क्या करना है, वही कल की वीडियो में भी मैंने कहा था जिसमें साउंड का इशू चला कि आपने अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी से काम करना है, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें। मैं सारा आपको विद क्वालिटी कंटेंट दूंगी, सारा अच्छे से करवाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करें, तो हम रिवीजन क्लास में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले है आपका बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स और व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम पहला टॉपिक करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां से हम उठाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कंटेन करता है दो दो वर्ड्स को, एक माइक्रो है एक इकोनॉमिक्स है। जैसे इकोनॉमिक्स एक जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ही इट्स लाइक कि वाइड सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसी के अंदर से बहुत सारे पार्ट निकले हुए हैं। तो आपके सिलेबस के अंदर जो आपके जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट मेंशन है ना, तो सिलेबस जो भी पर्टिकुलरली आपका सिलेबस वो बेसिकली माइक्रो का है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, आपका स्टैट आता है, इकोनॉमेट्रिक्स आता है। तो बहुत सारी ब्रांचेज है उसी सब्जेक्ट से निकली हैं, क्योंकि एक ही उसमें कंबाइन करके तो फिर वो सारी चीजें नहीं पढ़ी जाती। ब्रांचेज में करने थे तो आप सारी चीजों में अच्छे से सारे अलग अलग सब्जेक्ट को अच्छे से उनकी नॉलेज अटेन कर पाते हैं। तो आपका तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सबसे पहला जो बेसिक सब्जेक्ट होता है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो +1 क्लास से शुरू कर देते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंटेन करता है माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है आपका स्मॉल, स्मॉल यानी कि सूक्ष्म, सूक्ष्म की जो स्मॉल इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक्स हम देखेंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो और जैसे कि आपने मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स सुना, मैक्रो इज लाइक कि बिग, मैक्रो होता है लार्ज, तो वो लार्ज पार्ट की स्टडी करता है, और माइक्रो आपका स्मॉल पार्ट की स्टडी करता है। तो वो वाली चीजें मैं आगे फर्दर आपको वीडियो में जैसे स्लाइड आएगी तो अच्छे से तो डिटेल में तब बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाली चीज आपको एक्सप्लेन करेगी। माइक्रो का मतलब होता है आपका स्मॉल, इकोनॉमिक्स हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एज ए डेफिनेशन वाइज क्या होता है, या फिर आप बच्चे जो नए हैं आपको पता नहीं है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का क्या मतलब है कि अर्थशास्त्र की क्या डेफिनेशन है। तो उसके सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स पता होने से पहले ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है। जैसे बहुत सारी बार आप पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, आप
जैसे चाइनीज इकोनॉमी, और इवन बहुत सारे देशों में जैसे जापान की, तो जापान इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, लेकिन होता है कि हर देश की अपनी इकोनॉमी है। तो अब इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी जो होता है, जो कोई भी देश जो होता है, कोई भी इकोनॉमी जो होती है, उसके जो बेसिकली दो मेन काम है, अगर वो काम वो फुलफिल करता है तो वो एक इकोनॉमी के अंदर कंसीडर करा जाता है। जैसे कि जो अपने देश में रह रहे लोगों को दो काम प्रोवाइड कराता है, मीन्स टू वर्क कि उनको काम के साधन प्रोवाइड कराता है, कि लोगों को काम करने के जो साधन है वो प्रोवाइड कराता है, तो अनलिमिटेड, ताकि जो लोग हैं अपना जीवन यापन कर सकें। यही काम सारे ही देश करते हैं, सारी इकोनॉमीज यही करती है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं वो अपने लोगों को काम के साधन है जैसे एजुकेट करते हैं, फिर उनको अपनी अपनी उस तरीके से हर तरीके का, जैसे स्किल्ड के लिए अलग तरीके का रोजगार अवेलेबल, अनस्किल्ड के लिए अलग तरीके का, तो सबने क्या करना है, वो अपना अपना जीवन यापन करना है। तो सारी इकोनॉमीज में यही होता है। उसके बाद से अगर आप फिर अलग से दूसरी डेफिनेशन पाई जाती है, तो व्हाट इज द इकोनॉमी? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो स्प्रेड है ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि इकोनॉमी एक पूरा कंप्लीट एक स्ट्राइक एक पूरे एक एरिया में स्प्रेड है। तो इसके अंदर वो वहाँ के एरिया का जो रिवील करता है कि नेचर कैसा है, और वहाँ पे अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होंगी उस एरिया में, जिसको इकोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि उसमें वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे कंजप्शन भी हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। क्या है, यानी कि देखिए कि कोई भी इकोनॉमी है, वहाँ पे कोई प्रोड्यूसर होंगे, वो अपना प्रोडक्शन की प्रोसेस वहाँ पे क्यों कर रहे होंगे, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है। जो जिन लोगों की डिमांड आ रही है, जिनको वो चीजें चाहिए, वो लोग उन चीजों को कंज्यूम कर लेंगे। अब जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट अपनी ला रहे हैं फर्दर, की ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर सके, तो वो इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं अपनी फर्दर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में, और एक्सचेंज कर रहे हैं जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको अपने देश के अंदर तो लोगों को प्रोवाइड करा ही रहे हैं, देश के बाहर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जब यही सारी चीजें होती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो ये आपका है इकोनॉमी होता है। बेसिकली यहाँ पे मेन बात आपकी ये समझने वाली है कि जो अपने लोगों को, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने लोगों को काम के संसाधन प्रोवाइड कराता है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। अब हर एक इकोनॉमिक जो भी एरिया होता है, वहाँ का जो कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो उसमें यही होती है। कोई भी इकोनॉमी में देख लो आप, इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे, यूएस इकोनॉमी में देखेंगे, चाइनीज इकोनॉमी, किसी में भी देखेंगे, यही सारी एक्टिविटीज हो रही होती है उस एरिया में, यानी कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज हो रहा होता है। उसके बाद हम देखेंगे वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बात हमने अभी डिस्कस करी है कि चार ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ये चारों हमने पिछले की स्लाइड में अभी देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्कार्स। स्कार्स क्या होता है कि इट्स लाइक जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो हमेशा स्कार्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे कमी रहती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी कि आप जो ह्यूमन है, हमें तो सब कुछ चाहिए कि आप जैसे कि आपके मन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है आपको, वो वहाँ पे एक कि वो वहाँ पे वो आ जाता है कि आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपके चाहने से। क्या होता है, चाहना तो आपको मन से होता है कि मेरे को वो भी चाहिए लेकिन आपके पॉकेट आपको जितना अलाउ करते उससे ज्यादा तो आप नहीं जा पाएंगे। उससे ज्यादा आप कितने टाइम तक जा पाएंगे, एक दो बार किससे बोलो कर लेंगे, उसके बाद से तो आप आपके पॉकेट से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इट्स लाइक रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमी में स्कार्स रहते हैं, जिनमें हमेशा कमी रहती है ह्यूमन वॉन्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये सारा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा। यही चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आपके। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्हीं को डिटेल में कि प्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम ये गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू बढ़ानी होती है तो
प्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करा जाता है। जैसे कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, ब्रेड बनानी है, बिस्किट बनानी है, तो जो भी रॉ मटेरियल, जो भी इंग्रेडिएंट उसमें लगेंगे, या फिर जिसमें कौन सी टेक्निक उसमें लग रही है, लेबर इंटेंसिव प्लस कैपिटल इंटेंसिव, जो पूरी प्रोसेस के बाद वो एक तो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, वो एक तो प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन होगा, फाइनल आउटपुट उसके बाद निकलेगा। उसके बाद फिर कंजप्शन की जब कोई चीज आप डायरेक्टली, हम, मैं, आप, तो सब लोग डायरेक्टली उसमें आप अपनी सेटिस्फेक्शन वांट्स के लिए, आप अपना, आपकी कोई भी वांट है कि आपको ये वाली चीज चाहिए, सपोज करें आपको पिज्जा खाना है, आपको आइसक्रीम खाना है, तो आपको जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन है कि कोई भी गुड या सर्विसेज आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो वो आपका कंजप्शन हो गया। तो वो आपका कंजप्शन हो जाएगा। तो पीछे प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन किसके लिए हुआ? हमारे लिए हुआ, क्योंकि हमने हमारी वो डिमांड थी, हमने कंज्यूम करना था, तो वो कंजप्शन आ जाएगा। ये दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे था कि इन्वेस्टमेंट होगी, ये पीछे भी हमने डिस्कस करा था कि फर्दर अगर कैपिटल गुड्स का जो लाइक कि आपने अपनी कैपिटल, जैसे रिच लोग हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट क्यों करते जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल गुड्स को अपनी इंक्रीज कराना होता है, तो वो अपनी उन्होंने कैपिटल फॉर्म करनी होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो इट्स लाइक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आपका कि एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सचेंज ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन की जब एक्टिविटी हो रही है तो उसका एक्सचेंज भी होगा। एक्सचेंज इट्स लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, उसको एक्सचेंज कहते हैं। आप एक्सचेंज जो आपका दो चीजों को कंसीडर करता है, एक तो होता है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक होता है आपका फैक्टर प्राइसिंग। अब जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो क्या होता है कि किसी भी मार्केट में किसी प्रोडक्ट के जो प्राइसेज है वो किस तरीके से डिफाइन होंगे, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मार्केट का भी चैप्टर मेंशन है। उसमें आपके बहुत सारे मार्केट हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, यानी कि सभी मार्केट्स में प्राइस कैसे प्रोडक्ट्स के डिसाइड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है और वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेंशन है ना कि परफेक्ट कंपटीशन, आपका मोनोपोलिस्टिक, किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो डिटरमाइन होते हैं, एक तो ये चीज देखी जाती है एक्सचेंज में। एक होता है फैक्टर के प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग जो आपके फैक्टर के मेनली आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जैसे आपके चार टाइप है कि लैंड होता है, एक लेबर होता है, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इनके जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है? जैसे लैंड का जो प्राइस, लैंड का जो प्राइस होता है उसका रेंट कितना जाएगा, लेबर का प्राइस है उसको वेज या सैलरी कितने मिलेगी, लेबर जो सैलरीड पर्सन है उनको सैलरी मिल जाएगी और लेबर को वेज मिल जाएगी। उसके बाद काम भी बदले उसमें था वेज या मिलता है ना, जो भी मिलता है, और कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिल जाता है। और प्राइसेस फॉर द सर्विसेज, जो एंटरप्रेन्योर है वो अगर अपनी सर्विसेज देता है तो उसका प्रॉफिट निकल आता है। तो ये हो गया आपका फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि वो आपका एक्सचेंज के अंदर आता है। ये चारों जो एक्टिविटी है, इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है, उनको हमने डिटेल में अब डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन अलर्ट होता है कि क्या सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अभी हमने पढ़ी है, यानी कि प्रोडक्शन, कंजप्शन, आपका क्या इन्वेस्टमेंट और आपका एक्सचेंज, सभी से कैसे आपकी इनकम जनरेट होती है? देखो, आपकी प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट से भी इनकम जनरेट होती है, एक्सचेंज करने से भी, आप जब गुड्स को अपना बेच देते हैं तो भी आपकी इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पे कंजम्पशन जो होता है वो अकेला एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे आपकी इनकम जनरेट नहीं होती, बस बल्कि आपकी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई होती है। यानी कि कोई भी चीज आप कंज्यूम कर लेते हैं, उससे आपको पैसे तो नहीं मिलते। आप आइसक्रीम कोई खरीद लेंगे तो आपको, तो ऑब्वियस बात है आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो आपको तो कोई उसके लिए पे नहीं करेगा कि आपको चीज भी दे रहा है और आपको पैसे भी दे रहा है, ये तो नहीं होता है ना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी कंजम्पशन है ना, ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो आपकी इनकम जनरेट नहीं करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में है आपका व्हाट इज स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी हमने पहले देखा था, स्कार्सिटी कमी होता है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हमेशा कम मिलने के, आपकी वांट्स के कंपैरिजन में। आपको तो सब कुछ चाहिए कि
आप जैसे सपोज करें किसी की मंथली इनकम है 10,000, अब 10,000 में वो क्या क्या ले सकता है, उसके मन में तो 70 चीजें होंगी, ये ले सकता वो ले सकता। उसके बाद से आपको पता है कि 10,000 एक लिमिट बाउंड है, तो लिमिट बाउंड है तो फिर आपके 10,000 से ऊपर आप नहीं ले सकते। उसके बाद फिर आप उन 70 में से मेन में जो सबसे लाइक जो प्राइमरी खर्चे हैं ना, जो जरूरत वाले सबसे मेन खर्चे उनको टारगेट करेंगे ना, सारे तो फुलफिल हो नहीं सकते, तो इसलिए कि यहाँ हम हमेशा आपके वॉन्ट्स के कंपैरिजन में रिसोर्सेज कम रह जाते हैं। तो जो स्कार्सिटी है वो एक ऐसी ही सिचुएशन होती है जहाँ पे हमेशा गुड्स की जो डिमांड है ज्यादा रहेगी सप्लाई से, कि सप्लाई उतनी नहीं अवेलेबल हो पाएगी, हमेशा डिमांड ही डिमांड ज्यादा होगी वहाँ पे, चाहे उन चीजों के लिए प्राइस जीरो भी हो। यानी कि ये वाली चीज है, जैसे कि जैसे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सारे जो पेशेंट है उनको मेडिसिन देती है, तो भी वहाँ पे डिमांड हमेशा ही सप्लाई सप्लाई हमेशा ही कम रहेगी, तो वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी लाइक ये हमेशा से ही रहती है। रिसोर्स जो रहेंगे आपके वो हमेशा कम रहेंगे आपके रोड्स के कंपेरिजन में, क्योंकि ह्यूमन जो नेचर है उसका जो मन से तो आप कुछ भी चाह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, उसके बाद से वो आपका ग्राउंड लेवल पे वो कितनी आपकी फुलफिल होता है तो वो रिसोर्सेज के कंपैरिजन में देखा जाता है। तो इसलिए ये आपका स्कार्सिटी का मतलब है कि डिमांड डिमांड जो होती है आपकी आपकी हमेशा ग्रेटर रहेगी सप्लाई से, क्योंकि संसाधन उतने नहीं होते आपकी वॉन्ट्स के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमी के अंदर फिर कौन सी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम आई चॉइस की। चॉइस की कैसे, क्योंकि जो इमर्ज हुई आपकी कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज तो निकले लिमिटेड और आपकी वॉन्ट्स निकली अनलिमिटेड, अब इनके बीच में एक बैलेंस बनाना ही आपका इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम है, कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज तो ये लिमिटेड है, अब इन रिसोर्सेज के थ्रू आप अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्वियस बात है, वही मैंने आपका इनकम वाला एग्जाम्पल दिया था, आप अपनी अपनी से मेन खर्चों को निकालेंगे कि ये वाले तो हमारे जरूरी है, इस बार के लिए हमें ये चीजें चाहिए, तो सारी वॉन्ट्स में से आप अपनी मेन वॉन्ट्स को निकालेंगे तो एक बार के लिए आपकी वही, फिर अगर आप मेन वाली पे निकल जाते हैं तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे और आपकी अनलिमिटेड वॉन्ट्स रहेंगी, तो इनके बीच में आपने एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की तो किसको चूज करें किसको छोड़ें, तो ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से बैलेंस रहा। तो अब ये वाली जो प्रॉब्लम है इसके पीछे का रीजन क्या रहा है, वही चीजें सबसे पहले स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज कम है, अब आपकी जो वॉन्ट्स हैं, आप जितनी चीजें चाह रहे हैं, आप जितनी चीजें डिमांड करें उनके कंपैरिजन में रिसोर्सेज की कमी है, उतने नहीं है, आप तो डिमांड कर देंगे बहुत ज्यादा, सप्लाई उतनी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से अनलिमिटेड वॉन्ट्स आपकी अनलिमिटेड, आप तो बहुत कुछ, वही बात है कि आपकी 10,000 सैलरी में आपको 70 से 80 चीजें चाहिए। उसके बाद से अल्टरनेटिव यूज, अब आपकी इनकम है, आपके 10,000 रुपए उन सारी चीजों पे लग सकते हैं, उनसे भी ज्यादा चीजों पे लग सकते थे, लेकिन आप खर्च कहाँ पे कर पाएंगे, वो आपने वो वाली चीज पे बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि अल्टरनेटिव यूज में से आपके लिए कौन सा मेन यूज है जिसपे आप अपनी इनकम को खर्च करने वाले, या कौन सी चीज आपको मेन प्राइमरी सबसे पहले आपको चाहिए। तो सही कि ये जो सारी जो चीजें हैं इनके कारण इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम जनरेट हुई है, तो कि आपको एक चूज करना पड़ेगा, आपके पास प्रॉब्लम चॉइस की आ गई है कि आप कौन कौन सी वॉन्ट्स को अपने को सेटिस्फाई कराएंगे विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद से अब हम आ गए हैं कि इकोनॉमिक क्या होता है। देखिए आपने सारी बैकग्राउंड स्टोरी देख ली है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, जो भी बेसिक था बेस था वो आपने देख लिया है, बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम मेन पॉइंट पे आ गए हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स आपका एक सोशल साइंस से निकला है, सोशल साइंस से, और बहुत ही आपका डेली टू डेली जो लाइफ में इकोनॉमिक्स आपकी हर जगह यूज होती है। आपका बजट है, आपका सेटिस्फेक्शन है, आप प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, सोसाइटी का वेलफेयर है, जो भी सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर हर लेवल पे होती है, हर जगह हर चीज में इकोनॉमिक्स है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो पीछे हमने इसकी सारी स्टोरी जो डिस्कस करी है उसी से आपकी इसकी डेफिनेशन बनेगी कि इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, की ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ये वो साइंस है। कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्टार्स, कि ये कंसर्न है किस
इसके साथ कि जो आपके स्कार्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका एलोकेशन किस तरीके से करा जाए कि इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करा पाए, कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी लोग कंज्यूम करें कोई भी चीज को, वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेन कर पाए, और जो प्रोड्यूसर है, जो भी कोई अपना प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, और जो सोसाइटी है, ओवरऑल सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि इन सारी चीजों की जो स्टडी करता है वो है आपका इकोनॉमिक्स, की ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है विद द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सब ना समझे आप, लिमिटेड रिसोर्सेज तो समझेंगे कि जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको उस तरीके से यूज कर पाए हम कि इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करा पाए। यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई भी चीज मेरी लिमिटेड इनकम है, मैं अपनी लिमिटेड इनकम से मुझे जो भी चीजें चाहिए मैं अपना सेटिस्फेक्शन की सपोर्ट करे। मेरे पास कोई 5 लिस्ट है कोई भी चीजों की कि मैं ये 5 चीजें ले सकती हूँ, लेकिन उसके बाद से आप वो 10,000 मेरी इनकम है, उसमें वो 3 ही आ सकती हैं। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो 5 चीजें हैं इनमें से 3 मेरे लिए कौन सी ज्यादा जरूरी की है, तो मैं उनको जैसे लिस्ट करूँ, उनको उठा लूँ, तो ताकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। उसी तरीके से हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, आपका अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन होगा। आपको वो चीज चाहिए, आपको सपोज करें आप स्टूडेंट है, आपको मंथली पॉकेट मनी कितना मिलता है, जैसे सपोज करें 1,000 मिलता है हर महीने। उस महीने में आपको 1,000 से अपने उस महीने की अपने जो अमाउंट्स है उनको सेटिस्फाई कराना होगा। तो आप यही देखेंगे कि क्या क्या चीजें मैं इस बेसिस पे कर सकता हूँ। तो सारी चीजें तो आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि रिसोर्स हो गया, रिसोर्स यानी कि आपके पॉकेट मनी है वो लिमिटेड हो गया, उससे आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना है। तो आप अपना जो प्राइमरी जो चीज है उसी पे उसको खर्च करेंगे, तो आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर इसलिए चीजें प्रोडक्शन की यूनिट क्यों लगाएंगे, प्रॉफिट के लिए लगाते हैं। तो उनको ये चाहिए कि उनका जो भी प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज, सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो अटेन करें। उसके बाद से ओवरऑल जो सोसाइटी है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, सबका जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो जाए, वो आपकी इकोनॉमिक्स है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज आपकी दी है। जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं आपके रेगुलर फ्रेश, उन्होंने इकोनॉमिक्स को उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड करा था। उसके बाद से तो 8, 10, 12 जितनी भी ब्रांचेज निकली है वो 5 से निकली है। तो उन्होंने 1933 में इसको 2 पार्ट में आपका डिवाइड करा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, तो वही हम करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको ये बताऊंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये इससे डिफर कैसे है, मतलब कि ये दोनों चीजें हैं तो एक दूसरे से ये अलग कैसे है, ये वाली चीज हम देखेंगे। अदरवाइज आपका जो मेन पोर्शन है वो सारा इसी से कवर हो जाएगा डिटेल में, तो हम इसी को करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या इनमें फर्क है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले जो है इनका डेफिनेशन का फर्क है, इसमें माइक्रो है आई है, इसमें मैक्रो है ए है। डेफिनेशन वाला भी फर्क है ना, माइक्रो MICRO से बनता है, मैक्रो आपका MLCRO से बनता है। तो ये जो आपका डिराइव हुआ है ग्रीक से, जो आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है माइक्रो से, MIKROS1 माइक्रो से, जिसका मतलब है स्मॉल, जो कि मैंने शुरू में बताया था स्मॉल पार्ट की स्टडी करता है आपका माइक्रो। उसके बाद से जो मैक्रो है MAKROS, जो कि आपका ग्रीक वर्ड है, उससे का मतलब है कि लार्ज, वो इकोनॉमी के लार्ज पार्ट की स्टडी करता है। ये भी देखेंगे स्मॉल और लार्ज कैसे करता है। उसके बाद से है कि ये स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल की। देखिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये देखते हैं कि जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ कि मैं अपना सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मैक्सिमाइज करूँ। आप एक कंज्यूमर हैं, आप अपना मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन को किस तरीके से करेंगे। दूसरा कोई अनदर पर्सन है, वो अपने कंज्यूमर को किस तरीके से अपने को सारे मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। अब मैं एक प्रोड्यूसर हूँ सपोज करें, तो अगर मैं अपना कोई प्रोडक्ट इवन बेच रही हूँ मार्केट में, तो मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करूंगी, मैं अपनी प्रोडक्शन यूनिट में अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करूंगी। वो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर का हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे कि अकेले अकेले पे मैं अपना कैसे करूँ, आप अपना कैसे करें, कोई थर्ड पर्सन अपना कैसे करेगा, वो वाला आपका स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट लेवल पे करता है, जैसे कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं इन सारों की जो डिमांड होगी वो किस तरीके की, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगी, एग्रीगेट इनकी सप्लाई क्या है, इनकी सबकी इनका सेटिस्फेक्शन को हम देखेंगे, पूरी इकोनॉमी का बजट कैसे निकल रहा है, इकोनॉमी में किस तरीके की किस तरीके की नीड है, किस तरीके का आपकी नेशनल इनकम कहाँ से आ रही है, आपका बजट में किस तरीके के रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, आपका खर्चे कहाँ हो रहे हैं। इसलिए तो कि वो वाली जो सारी चीजें लार्जर लेवल पे पूरी इकोनॉमी में सारे लोग, ऐसे नहीं कि मैं अकेले आप अपने अकेले। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था वो था आपका इंडिविजुअल वाला। तो मैक्रो आपका एग्रीगेट लेवल पे चीजों को देखता है। उसके बाद से माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक दूसरा नाम है आपका प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इसका अनदर नेम है। उसके बाद से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली जो टू यूज होते हैं वो आपके डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई। तो इंडिविजुअल लेवल पे उसके बाद पीछे हमने देख लिया है कि इंडिविजुअल स्मॉल लेवल पे चीजों को देखता है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लार्ज लेवल पे देखता है वो आपका जैसे कि आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एग्रीगेशन पे बहुत सारे लार्ज पार्ट को वो इंक्लूड करके फिर सबको देखता है। उसके बाद से अजम्पशन की, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले ये अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि हम अपने इंडिविजुअल का ही देख रहे हैं। जब हम अपने इंडिविजुअल का देख रहे हैं तो हम ये मान लेंगे कि बाकी सारे इकोनॉमी के जितने भी वेरिएबल है कांस्टेंट है। और जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वाले ये मान लेते हैं कि जैसे इंडिविजुअल जो माइक्रो वाले है वो कांस्टेंट है, इसलिए कि अजम्पशन पे ही सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि फिर वो वायलेट हो गया तो फिर थ्योरी उस तरीके से होल्ड नहीं करती है ना। तो इसलिए कि अजम्पशन ये लेना चाहिए जैसे कि इंडिविजुअल में हूँ, मेरी पर्सपेक्टिव से देखिए जैसे ये चीजें हो सकती हैं कि मेरे लिए मैं सेविंग करती हूँ तो बहुत अच्छी है, आपको इंडिविजुअल है आप अपनी सैलरी से अपनी सेविंग करते हैं तो अच्छी है। लेकिन अब मैक्रो इकोनॉमिक वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्यों कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि अब इकोनॉमी के अंदर सारे ही लोग सेविंग करने लग जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। समझ रहे हैं ना। तो अगर सारे लोग अपना सेविंग करते रहे, मैं भी सेविंग करती हूँ, आप भी अपना मैक्सिमम ऑफ सेविंग करें, तो सारे जितने लोग सब सेविंग कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे हम ये तो सेविंग करना अच्छा है क्योंकि वो माइक्रो का है। तो हमने मान लिया मैक्रो वालों को कांस्टेंट, क्योंकि मैक्रो वाले को अगर उसी में मर्ज करते हैं तो अब सारे ही लोगों को मिला दिया जाए तो सेविंग करें तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही नहीं निकलेगा। तो वो मैक्रो वाले भी माइक्रो वालों को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसलिए ये लाइक अजम्पशन पे चीजें चलती हैं। उसके बाद से एग्जांपल जैसे क्या ले सकते हैं हम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे इंडिविजुअल पर्सन को लेते हैं तो जैसे किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, किसी इंडिविजुअल का आउटपुट, इंडिविजुअल आपका सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल प्रॉफिट, तो ये जो सारी चीजें हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल लेवल पे बड़े लेवल पे एग्रीगेशन पे लार्जर पार्ट पे जब हम डिस्कस करते हैं तो आपका नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, तो उस तरीके से लार्जर जो पार्ट है उसको कंसीडर करा जाएगा। तो ये होता है आपका माइक्रो और मैक्रो के बीच का बेसिक डिफरेंस। उसके बाद से ये वाला तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसी को आप अपने फर्दर जो भी आपके टॉपिक्स नेक्स्ट आएंगे उनको आपने डिटेल्स में इसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में से आपको कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट कहीं से भी नहीं समझ आया है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।